गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिकली बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी मॉडल पेपर के बारे में। जैसा हमने ब्लूप्रिंट सॉल्यूशन कराया हर सब्जेक्ट का, उसी हिसाब से हम आज के इस लेक्चर में स्पेसिकली बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में, और हम सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हल सहित यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप हमारे मॉडल पेपर 10-10 जो सेट है हमारा विद आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको आप वहां से पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिकली हम बात करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे आपको हमारा जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहले हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जितने भी होंगे। जैसे अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है स्वपरागित फसलों में चयन की उत्तम विधि है। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके: समूह चयन, प्रतीप संकरण, वंशावली विधि और शुद्ध वंशक्रम चयन। अब प्रश्न क्या पूछा है? स्वपरागित फसलों में चयन की सबसे अच्छी विधि। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो है शुद्ध वंशक्रम चयन। स्वपरागित फसलों की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? शुद्ध वंशक्रम चयन है। अगर वहीं परपरागित फसल पूछता तो कौन सी हो जाती? समूह चयन हो जाती। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: जोधपुर, भरतपुर, उसके बाद नागपुर और उसके बाद जूनागढ़। ये आप लोगों को काफी अच्छी तरह से पता है इसका आंसर। ये कहाँ है? ये भरतपुर में है। और हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो DRMR के नाम से जानते हैं। DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्योगज डीएनए की खोज किसने की? ये काफी अच्छा प्रश्न है। पुनर्योगज डीएनए को किसने खोजा? हमारे पास इसके भी 4 ऑप्शन हैं: कार्ल न्यूबर्ग, पॉलबर्ग, मूलर और एडम स्मिथ। प्रश्न क्या है? पुनर्योगज डीएनए की खोज किसने की? अब इसमें 2 वैज्ञानिक हमें मिलते हैं, लेकिन हम पहले राइट आंसर की बात करें। हमारा राइट आंसर क्या है? पॉलबर्ग है। 1972 में पुनर्योगज डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा? पॉलबर्ग ने खोजा। इसके बाद में अगर बात करूं, 2 वैज्ञानिक आए, उन दोनों वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया था वो क्या किया था? पहले पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। ध्यान रखना, ये खोज किसने की? पॉलबर्ग ने की। नेक्स्ट में अगर बात करूं, बीटी का पूरा नाम है, ये आप लोगों को काफी अच्छी तरह से पता है। बीटी का पूरा नाम, जिसे हम बीटी कपास पढ़ते हैं, बीटी बैंगन पढ़ते हैं, बीटी टमाटर पढ़ते हैं, बीटी तंबाकू पढ़ते हैं, यहाँ बीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis क्या है? ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। और इस जीवाणु के क्राइजीन को किसमें प्रवेश कराया जाता है? फसलों में प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसमें कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करूं, अगला प्रश्न, कातरा कीट की सबसे हानिकारक अवस्था है। काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, और कई कीटों की ये अवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ 4 अवस्थाएं हैं: अंडा, उसके बाद लार्वा, और उसके बाद हमारी प्यूपा, और ये वयस्क। यानी ये 4 अवस्थाएं हमें दे रखी है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ज्यादातर जो कीट हैं उनकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो क्या होती है? वो होती है लार्वा। ध्यान रखना, जितने भी कीट हैं उनमें से अगर मैं 90% कीटों की बात करूं तो 90% कीटों की जो हानिकारक अवस्था है वो क्या है? लार्वा है। और इस लार्वा को ही हम क्या कह देते हैं? लट अवस्था कहते हैं। लट। इस लार्वा को ही हम क्या कह देते हैं? सुंडी अवस्था कहते हैं। लार्वा को ही क्या कहा जाता है? लट। लार्वा को ही क्या कहा जाता है? सुंडी। और 90% कीट ऐसे हैं जिनकी हानिकारक अवस्था क्या होती है? लार्वा होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी कीट की हानिकारक अवस्था नहीं पता है तो आप उसमें लार्वा, लट या सुंडी करके आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फल मक्खी कीट द्वारा सर्वाधिक हानि होती है। फल मक्खी कीट के द्वारा सबसे ज्यादा हानि किस फल वृक्ष में होती है? आप लोगों को इसका आंसर भी डायरेक्टली पता होगा। सबसे ज्यादा हानि किस में होती है? बेर में होती है। यानी बेर कैसा पादप है जिसमें फल मक्खी कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बेर के अंदर गिडार निकलती है। वो गिडार क्या होती है? वो गिडार ही फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर स्टूडेंट्स।
सारे प्रश्न जो हैं हमारे काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट बेस है सारे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इस तरीके से है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे, ध्यान रखना। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस कीट का नियंत्रण खाई खोदकर किया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। किस कीट का नियंत्रण खाई खोदकर किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन, टिड्डा, सफेद लट, कातरा और उपयुक्त सभी। यहां अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहां जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कीट ऐसे हैं जिनका नियंत्रण हम खाई या नाली खोद करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चले अगले प्रश्न पर, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन पंच लगाए जाते हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने फेरोमोन पंच लगाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन भी है 2, 5, 10 और 20। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहां हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हम कितने फेरोमोन पंच लगाते हैं? 5 लगाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? काफी अच्छा प्रश्न है। नंबर फर्स्ट पेप्टिडोग्लाइकन, नंबर सेकंड सेलुलोज, नंबर थर्ड दोनों और नंबर फोर्थ कोई नहीं। तो यहां जो अपना राइट आंसर क्या होगा? वो होगा दोनों। कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो यह राइट आंसर क्या है? या राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। उसके बाद में अगर बात करूं अगला, निम्न में से किस रोली को तना रोली भी कहा जाता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है। गेहूं में आपने रोली पढ़ी होंगी, उसमें से हम एक रोली को क्या नाम देते हैं? तना रोली नाम देते हैं। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि किस रोली को हम तना रोली के नाम से जानते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, सफेद रोली, काली रोली, पीली रोली और भूरी रोली। अब देखो, अगर हम सफेद रोली की बात करें तो ये तो कहाँ होती है? सरसों में होती है। और मैंने एक चीज बता दी आपको कि जो गेहूं की रोली होती है उसको हम क्या कहते हैं? तना रोली कहते हैं। दूसरा मैं बात करूं जो काली रोली होती है इसको हम क्या कहते हैं? तना रोली। तना रोली यानी हमारा राइट आंसर क्या है? काली रोली। आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां काली रोली जहां लिखा हुआ है, काली रोली के कोष्टक में इंग्लिश में लिखा हुआ होगा स्टेम रोली, स्टेम रस्ट। अब स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम का मतलब है तना, यानी काली रोली को हम क्या कहते हैं? तना रोली कहते हैं। उसके बाद अगर मैं भूरी रोली की बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? पत्ती रोली कहते हैं, पत्ती रोली। और आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है पता है? आपकी एनसीईआरटी में लिखा है पर्णकिट रोग। क्या लिखा है? पर्णकिट रोग। तो इसको हम क्या कहते हैं? पत्ती रोली कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रिप रोली। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्ट्रिप रोली। ये तुम्हें जेट आईसीआर में भी आता है और ये आपके 12th में भी ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद में आगे चलूं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अनावृत कंड रोग का प्रकोप होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। डायरेक्टली मैं आंसर बताऊं तो अनावृत कंड किसमें होता है? गेहूं में होता है। अनावृत कंड गेहूं में। अगर आपसे क्या पूछा जाता? आवृत कंड, तो आवृत कंड किसमें होता है? वो होता है जौ में। आवृत कंड का प्रकोप किसमें होगा? जौ की फसल में होगा। और अगर अनावृत कंड पूछा जाए तो फिर किसमें होगा? वो फिर गेहूं में होगा। अगला प्रश्न है, धान में पुटी रोग की खोज कब हुई? धान में पुटी रोग जो कि सूत्रकृमि जनित रोग है, उसकी खोज कभी? तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं 1874 में। धान में पुटी रोग कब खोजा गया? वर्ष 1874 में खोजा गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, सारे ही प्रश्न हमारे काफी इंपोर्टेंट हैं क्योंकि सभी प्रश्न ब्लूप्रिंट के बेस पर बनाए गए चैप्टर वाइज। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। श्रमिक मधुमक्खी क्या कार्य करती है? नंबर फर्स्ट परागकण व शहद लाना, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, तीसरा शिशुओं को भोजन देना और उपयुक्त सभी। अब अगर मैं क्या कह रहा हूं, श्रमिक मधुमक्खियों की बात कह रहा हूं तो मैं आपको बताऊं रानी का काम क्या होता है? केवल अंडे देना, ठीक है। उसके बाद नर का काम क्या होता है? नारी को निषेचित करना। बचा कौन? श्रमिक। बाकी जो बचे हुए काम कौन करता है? श्रमिक करता है। बचे काम कौन से? ये तीनों। तो ये तीनों काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा। ये उपयुक्त सभी। उसके बाद में अगर बात करूं, काली रोहू नाम से जानी जाने वाली मछली है। किस मछली को काली रोहू के नाम से जाना जाता है?
तो अगर मैं काली रोहू की बात करूं तो हम किसको कहते हैं, कलवासु। किसको कहा जाता है, कलवासु को कहा जाता है। कलवासु को हम क्या कहते हैं, काली रोहू कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मछली के मांस में होता है। ये काफी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, मछली के मांस में होता है। अब क्या होता है, खनिज पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन और उपयुक्त सभी। अगर हम मछली के मांस की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट सारी ही चीजें मछली के मांस में पाई जाती है। खनिज पदार्थ भी होते हैं, विटामिन भी होती हैं और प्रोटीन भी होती है। ये तो बात हो गई पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में हमें 16 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये 16 ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। और सेकंड जो प्रश्न होता है वो हमारा सबसे टफ होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें हमें क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमसे पूछा जाता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला अपना क्या है, प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आवर्ती जनक। क्या कहा जाता है, आवर्ती जनक। प्रतीप संकरण क्या होता है, बैक क्रॉस। जैसे हमने क्या किया, ए का और बी का संकरण कराया दोनों का, इससे क्या बन गया, सी बना। फिर सी का और ए का हमने पुनः करा दिया, सी और ए का हमने क्या करा दिया, पुनः संकरण करा दिया और क्या बन गया, डी बन गया। यहाँ ए का उपयोग क्या हुआ, एक बार यहाँ हो गया, दूसरी बार यहाँ हो गया, यानी ए का उपयोग बार बार हुआ और जिसका उपयोग बार बार होगा उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती जनक। क्या कहेंगे, आवर्ती जनक कहेंगे। दूसरा अपना, पादप की किसी एक कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्ण सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण सत्ता। और इस पूर्ण सत्ता को हम किस नाम से जानते हैं, टोटियोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटियोपोटेंसी। या तो आपको पूर्ण सत्ता लिखा हुआ दे सकते हैं आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो, टोटियोपोटेंसी दे सकते हो। टोटियोपोटेंसी क्या है, ऊतक संवर्धन में हम क्या करते हैं, पादप की एक कोशिका लेते हैं और उस एक कोशिका से पूरे पादप का निर्माण करते हैं। अब एक कोशिका से पूरे पादप के निर्माण की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, टोटियोपोटेंसी या पूर्ण सत्ता कहलाती है। उसके बाद में अगर बात करूं अगला, भ्रूण संवर्धन करके नए पौधे प्राप्त करने में खाली जगह दिन तक की बचत की जा सकती है। भ्रूण संवर्धन द्वारा हम कितने दिन तक की बचत कर सकते हैं, तो ध्यान रखना 10 से लेकर के 20 दिन तक की हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, हम भ्रूण का संवर्धन ना करें, बीज प्राप्त कर लें और बीज से पुनः क्या कर लें, अंकुरित करा लें, तब पौधे तैयार करें। तो बीज को अंकुरण करा करके पौधे तैयार करने में 10 से 15 दिन ज्यादा लगते हैं, लेकिन भ्रूण को संवर्धन करा लें तो उससे 10 से 15 दिन की क्या कर सकते हैं, अपन बचत कर सकते हैं। दूसरा क्या है, खपरा भृंग का उत्पत्ति स्थान है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, भारत से हुई है। खपरा भृंग की उत्पत्ति कहां से हुई है, भारत से हुई है। अगला है, दीमक खाली जगह गण का सदस्य है। अब दीमक किस गण का सदस्य है, तो आइसोप्टेरा। दीमक किस गण के अंतर्गत आता है, आइसोप्टेरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कीटों के प्रवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान पाया गया है। कीटों की वृद्धि हेतु अनुकूलतम तापमान कितना है, कई बार पूछा गया है तुम्हें और ये पूछा जाएगा 100%। तो कितना होता है, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। कीटों की उचित वृद्धि के लिए तापमान 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या है, स्लेटी स्लग का प्रकोप खाली जगह की फसल में होता है। स्लेटी स्लग का प्रकोप किसमें होगा, तो मक्का में होगा। स्लेटी स्लग का प्रकोप मक्का में होता है। और काली स्लग का प्रकोप किसमें होता है, हमने पिछले पेपर में पढ़ा था, किसमें होगा, काली स्लग का प्रकोप पान में होगा और तंबाकू में होगा, ध्यान रखना। अगला क्या है, केंचुए में कोकून का निर्माण खाली जगह द्वारा होता है। केंचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो क्लाइटेलम के द्वारा होता है। केंचुए में कोकून का निर्माण क्लाइटेलम के द्वारा होगा। और एक कोकून से एक बच्चा प्राप्त होता है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि केंचुए में एक कोकून से कितने बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक कोकून से एक बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग खाली जगह सूत्रकृमि द्वारा होता है। तो कौन से सूत्रकृमि द्वारा होगा, मिलोइडोगाइनी। किसके द्वारा होता है, मिलोइडोगाइनी द्वारा होता है। इसको हम जड़ सूत्रकृमि भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से सब्जियों का जड़ सूत्रकृमि कौन सा है,
तो अगर प्रश्न पूछे सब्जियों का जड़ सूत्रक्रमी तो मिलोइडोगाइनी, अगर पूछे सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग तो मिलोइडोगाइनी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडे से बच्चे प्राप्त करने वाले स्थान को खाली जगह कहते हैं। कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडे से बच्चे प्राप्त करने वाले स्थान को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीज खेत कहते हैं, या हेचरीज। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेचरीज। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, बीज खेत। आपसे प्रश्न बीज खेत क्या है ये भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ लेगा। ये हमारा दूसरा पार्ट भी क्या हुआ, क्लियर हुआ, जिसमें हमने 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से, यहां मैंने आंसर भी लिख रखे हैं सभी के। चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान रखना एक लाइन में देने हैं। किसमें देने हैं, एक लाइन में देने हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है पादप पुरस्थापन क्या है। बिल्कुल सिंपल है, पादप पुरस्थापन क्या होता है, पादप या फसल की किसी प्रजाति को नए स्थान पर ले जाकर उगाना, पादप पुरस्थापन। जैसा मैंने लिखा है, पादप प्रजातियों को नए स्थानों पर उगाना पादप पुरस्थापन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल। अगला है टीडीएनए की माप होती है। टीडीएनए का आकार कितना होता है, तो ध्यान रखना 23 केबी। टीडीएनए का आकार कितना होगा, 23 केबी होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बरूथी को मारने वाले विषों को किस नाम से जाना जाता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बरूथी क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म कीट जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको क्या कहते हैं, बरूथी। और बरूथी को मारने के लिए जो दवाई ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बरूथीनाशी या माइटीसाइड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइटीसाइड, हिंदी में क्या कहते हैं, बरूथीनाशी। अगला है अतिवर्धन क्या है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अतिवर्धन। तो ध्यान रखना, जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जब क्या होगा, परपोषी कोशिकाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, अतिवर्धन कहलाती है। अब यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, एक आपसे क्या पूछा जाता है, अतिवृद्धि। क्या पूछा जाएगा, अतिवृद्धि। या फिर कभी कभी क्या पूछ लेगा, अतिवर्धन और अतिवृद्धि में अंतर। क्या पूछ लेगा, अतिवर्धन और अतिवृद्धि में अंतर पूछ लेगा। या ये पूछ लेगा अतिवृद्धि क्या है, तो अतिवर्धन तो क्या हो गया, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, तो क्या है, अतिवर्धन है। ध्यान रखना, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि क्या है, अतिवृद्धि है। आकार में वृद्धि, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि क्या हो गया, अतिवृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि क्या हो गई, अतिवर्धन। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न, गेहूं के भूरा रोली में एकांतर परपोषी का नाम बताइए। गेहूं में जो भूरी रोली होती है, पत्ती रोली होती है, उसमें एकांतर परपोषी कौन सा होता है, तो ध्यान रखना एकांतर परपोषी क्या है, थैलिकट्रम। कौन सा होता है, थैलिकट्रम होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, खारे जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के नाम लिखिए। खारे जल में कौन कौन से सूत्रकृमि पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना खारे जल में आपको 2 याद रखने हैं, कीटोस्टोमा और क्रोमेडोरा। कीटोस्टोमा और क्रोमेडोरा। नेक्स्ट अपना प्लेग नामक बीमारी के वाहक का नाम बताइए। तो प्लेग बीमारी का वाहक कौन सा कीट होता है, पिस्सू। कौन सा होता है, पिस्सू होता है। अगला है अपना रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लेबियो रोहिता। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, लेबियो रोहिता। यह हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, जहां हमने 3 तरह के प्रश्न पढ़े, बहुविकल्पी, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर। यानी टोटली हमने 34 प्रश्न हमने इसमें पढ़ लिए। अब यहां से आगे आने वाले बी और सी और डी पार्ट के जो प्रश्न है वो हल्के से बड़े बड़े हैं, उनको हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जनरली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, आप ऐप डाउनलोड करके वहां से पूरा जो इसका मॉडल पेपर है वो पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एक बार क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर जाना।